नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही अब नजरें टिक गई है विधान परिषद चुनाव पर। सियासी हलचल तेज हो चुकी है और सभी पार्टियां अपने अपने गणित बैठाने में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार भी राज्यसभा की तरह जोड़ तोड़ और राजनीति का खेल देखने को मिलेगा? नई सरकार के गठन के तुरंत बाद विधानसभा कोटे से विधान परिषद चुनाव की घोषणा हो सकती है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई की शुरुआत में वोटिंग कराई जा सकती है। इस बीच खबर है कि सीएम नीतीश कुमार की खाली सीट पर उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच भी सीटों को लेकर समीकरण बन रहे हैं। अगर अनुमानित फॉर्मूले पर नजर डालें तो जदयू को 4, बीजेपी को 3, आरएलएम को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान होगा? क्या तेजस्वी यादव की पार्टी अपना दबदबा बचा पाएगी? और क्या चिराग पासवान की पार्टी इस बार विधान परिषद में अपना खाता खोल पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए स्पेशल स्टोरी के साथ। राजद के लिए सीट बचाना चुनौती, कांग्रेस की सीट पर भी खतरा। राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और इस बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है विधान परिषद का चुनाव। जैसे जैसे जून 2026 करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल धीरे धीरे तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रही है। हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके खाते में आ जाए। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि एक साथ कई सीटें खाली हो रही हैं और कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होना है। ऐसे में पूरा सियासी गणित बदल सकता है। दरअसल 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा 2 सीटें पहले से ही खाली है और 3 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। यानी कुल मिलाकर 12 सीटों पर सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा। अब अगर इन सीटों का ब्यौरा समझे तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इन 9 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनमें राजद की 2 सीटें हैं, जदयू की 3 सीटें, कांग्रेस और बीजेपी की 1-1 सीट शामिल है। राजद के मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, जदयू के गुलाम गौस और भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी के संजय मयूख और कांग्रेस के समीर कुमार सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा 2 सीटें पहले से खाली हैं। ये सीटें बीजेपी के सम्राट चौधरी और जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा की है। दोनों नेता पहले विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी। सम्राट चौधरी तारापुर से और भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से विधायक बने। ये दोनों का कार्यकाल भी 28 जून 2026 तक ही था, लेकिन उससे पहले ही सीट खाली हो गई। अब बात करें उपचुनाव की तो यहाँ भी सियासत कम दिलचस्प नहीं है। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 1 सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है और दूसरी बीजेपी नेता मंगल पांडे की। ये दोनों सीटें विधानसभा कोटे से आती हैं। मंगल पांडे विधायक बन चुके हैं, जबकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद अपनी एमएलसी सीट से इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों का कार्यकाल 2030 तक था, लेकिन अब इन सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। तीसरी सीट जदयू के राधाचरण सेठ की है, जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से चुने गए थे। उन्होंने भी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी सीट छोड़ दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये चुनाव भी राज्यसभा की तरह ही होगा? क्या यहाँ भी जोड़ तोड़ रणनीति और क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है? अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर कुछ कुछ तो वैसे ही नजर आती है। विधानसभा कोटे की सीटों पर चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 25 विधायकों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। अगर इस संख्या को सीटों से भाग दे तो करीब 24.3 का आंकड़ा आता है। यानी जीत के लिए 25 विधायक जरूरी है।
अब यहाँ से सियासी गणित शुरू हो जाता है। महागठबंधन के पास कुल मिलाकर करीब 41 विधायक हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक सीट तो आसानी से जीत ही सकते हैं, लेकिन दूसरी सीट के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। अगर वो दूसरा उम्मीदवार उतारता भी है तो हार का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि महागठबंधन के सामने रणनीति बनाना सबसे बड़ी चुनौती महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी और जदयू दोनों के पास अच्छी खासी संख्या में विधायक है। बीजेपी के पास 85 विधायक हैं तो जदयू के पास 80 विधायक है। ऐसे में दोनों पार्टियां आराम से 3-3 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा जदयू को नीतीश कुमार वाली सीट का भी फायदा मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर एनडीए को इस चुनाव में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर पूरे समीकरण को देखा जाए और कहा जाए कि एनडीए को इस चुनाव में कम से कम 2 सीटों का फायदा हो सकता है तो ये सही होगा। अभी महागठबंधन के पास 3 सीटें हैं, लेकिन मौजूदा हालात में राजद शायद अपनी सिर्फ एक ही सीट बचा पाएगी, बाकी दोनों सीट उनके नुकसान हो जाएगी। कांग्रेस के लिए भी सीट बचाना आसान नहीं होगा। ऐसे में महागठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या गेम चेंजर बनेंगे चिराग? बीजेपी करेगी नई उम्मीदवारों पर दाव। अब बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी जो इस बार गेम चेंजर बन सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी ने राज्यसभा चुनाव में बिना किसी शर्त के एनडीए को समर्थन दिया था। अब पार्टी चाहती है कि उसे विधान परिषद में भी एक सीट दी जाए। पार्टी के पास 19 विधायक है और एक सीट जीतने के लिए उसे 6 और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में अगर बीजेपी अपने बचे हुए विधायकों का समर्थन दे दे तो चिराग पासवान की पार्टी का खाता खुल सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई साफ बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने बातचीत जारी है। अगर बीजेपी और जदयू इस पर सहमत हो जाते हैं तो एलजेपी को एक सीट मिल सकती है। इससे एनडीए के अंदर संतुलन भी बना रहेगा और सहयोगी दल भी खुश रहेंगे। इस चुनाव की एक और खास बात यह है कि इस बार कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से ये लगभग तय माना जा रहा है कि तीनों सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे जाएंगे। सम्राट चौधरी पहले ही विधायक बन चुके हैं और संजय मयूख का नाम विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा में है। ऐसे में बीजेपी नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी में है। जदयू भी अपने पुराने चेहरों की जगह नए नेताओं को मौका दे सकती है। गुलाम गौस और भीष्म सहनी की जगह नए नामों की चर्चा फिलहाल चल रही है। इसके अलावा दीपक प्रकाश और निशांत कुमार जैसे युवा नेताओं की एंट्री भी लगभग तय मानी जा रही है। इससे ये तो साफ है कि पार्टियां अब युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। राजद की बात करें तो वहां भी स्थिति दिलचस्प बनी हुई है। राबड़ी देवी के करीबी माने जाने वाले सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। वहीं राधाचरण सेठ अपने बेटे के लिए टिकट की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अजय सिंह जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं जो इस सीट के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। अगर थोड़ा बड़े नजरिए से देखा जाए तो ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, यह आने वाले समय की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और कौन अपने सहयोगियों के साथ लेकर चल पा रहा है या फिर नहीं। साथ ही ये भी साफ होगा कि क्या राज्यसभा चुनाव की तरह यहाँ भी रणनीति और जोड़ तोड़ का खेल देखने को मिलेगा या फिर सब कुछ सीधा ही रहेगा। बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है और यहाँ हर चुनाव में कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। एक तरफ एनडीए अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती है तो दूसरी तरफ महागठबंधन अपनी साख बचाने की कोशिश में है। वहीं छोटे दल भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये चुनाव आने वाला विधानसभा चुनाव की एक झलक भी दिखाएगा। जो पार्टी यहाँ मजबूत प्रदर्शन करेगी उसका मनोबल आगे के चुनावों में भी बढ़ेगा। यही वजह है कि हर पार्टी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। हर दिन नए समीकरण बनेंगे और पुराने समीकरण टूटेंगे।
कौन किसके साथ जाएगा और किसका कितना फायदा होगा, ये सब कुछ वक्त के साथ साफ होता जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत और रणनीति की भी बड़ी परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि क्या महागठबंधन अपने नुकसान को रोक पाएगा, क्या एनडीए अपनी बढ़त को और मजबूत कर पाएगा और क्या चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा मौका मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब चुनाव के नतीजों के साथ ही सामने आएंगे। तब तक के लिए सियासी गलियारों में हलचल जारी रहेगी और हर किसी की नजर इस चुनाव पर बनी ही रहेगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए और चुनाव के अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।